दोस्तों आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट का यूज ना किया हो या इसके बारे में ना जानता हो। इनिशियली पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के सेक्टर में काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे इसने सक्सेस देखी, इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू कर दिया और आज तो ये मेडिसिन के अलावा कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट्स में भी डील कर रही है। और उसका नतीजा ये निकला कि पतंजलि 4000 करोड़ के टर्नओवर के साथ भारत की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। आज पतंजलि के पास 70 करोड़ के करीब कस्टमर हैं और ऑल ओवर इंडिया में उनके पास 47,000 रिटेल काउंटर्स व 3,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इनमें लगभग 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल के एलोपैथी के जमाने में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बनाना, उन्हें मार्केट करना और लाखों लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में अवेयर करके कंपनी को सक्सेसफुल बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कंपनी ने इसे कर दिखाया और इसका बहुत सारा श्रेय गरीब परिवार में जन्मे बाबा रामदेव को जाता है। तो आखिर ये चमत्कार एक गरीब परिवार में जन्मे एक इंसान ने कैसे किया, क्या है उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज जिसे फॉलो करके पतंजलि आज भारत की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, आइए देखते हैं। दोस्तों वैसे तो पतंजलि की शुरुआत रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर 2006 में की थी, लेकिन इसकी सफलता का ज्यादा श्रेय बाबा रामदेव को जाता है। शायद इसीलिए तो इन्हें पतंजलि की सक्सेस में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के चलते ना तो वो कभी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए और ना ही कहीं बाहर नौकरी के लिए जा सके, और इसीलिए वे फिर घर का गुजारा चलाने के लिए अपना अधिकतर समय अपने पिता के साथ खेतों में ही बिताया करते थे। एक दिन उनके गांव में एक योगी आए जो लोगों की बीमारियों को योग से ठीक किया करते थे और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते थे। बाबा रामदेव इन योगी से बहुत प्रभावित हुए और योग सीखने हरिद्वार चले गए। यहाँ पर उन्होंने एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युमन और योगाचार्य बलदेव जी से संस्कृत, आयुर्वेदिक और योग की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में बाबा रामदेव बताते हैं कि गुरुकुल में कुछ सालों तक योग शिक्षा और आयुर्वेदिक शिक्षा लेने के बाद वो कुछ समय के लिए हिमालय चले गए थे। वहाँ कुछ समय जंगलों में बिताने के बाद, कड़ी तपस्या करने के बाद वो वापस हरिद्वार आए और ताउम्र सन्यासी बनने का डिसीजन ले लिया। हरिद्वार में रहकर उन्होंने अपने गुरु शंकर देव महाराज के साथ लोगों को योग की शिक्षा देना शुरू कर दी थी। और इस समय तक क्योंकि उन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था, तो वो लोगों के लिए घर से जड़ी बूटियाँ पीस कर लाते थे और फ्री में उसे बांटते थे। अब ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती थी और इसका सेवन करने से लोगों को खूब फायदा मिल रहा था, जिसके चलते फिर बहुत ही कम समय में बाबा रामदेव लोगों के बीच मशहूर होने लगे। लेकिन इसी बीच गुरु शंकर देव की तबीयत खराब हो गई और सारे योग शिविर का कार्यभार बाबा रामदेव के सिर पर आ गया और फिर तो ये अपना पूरा समय शिविरों में लोगों को योग सिखाने में बिताने लगे। अब इनके योग से काफी लोगों को कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलने लगे, जिससे खुश होकर उन्होंने बाबा रामदेव को डोनेशन देना शुरू कर दिया ताकि वो इस काम को बड़े पैमाने पर शुरू कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और बाबा रामदेव ने भी इन पैसों का दुरुपयोग ना करते हुए इसे लोगों की भलाई और अपने सपने को पूरा करने में लगाया। दरअसल रामदेव बाबा का सपना लोगों को योग और आयुर्वेद की तरफ लाना था और इसीलिए उन्होंने इन पैसों को दिव्य फार्मेसी ट्रस्ट में डोनेट कर दिया। इस ट्रस्ट की शुरुआत उन्होंने अपने मित्र आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर की थी। ये ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता था और लोगों को फ्री में बांटता था। अब उस समय क्योंकि इनके पास कोई टीम नहीं थी और ना ही इतना पैसा था कि ये एम्प्लॉइज को हायर कर पाते, और इसीलिए फिर रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण खुद ही जंगलों से जड़ी बूटी इकट्ठा करते और उनसे मेडिसिन बनाया करते थे। रामदेव बाबा के योगासन से और इन दवाइयों से काफी लोग स्वस्थ होने लगे थे, जिससे रामदेव बाबा हरिद्वार के बाहर भी फेमस होने लगे थे। और फिर तो उनके शिविर को उत्तराखंड के अलावा राजस्थान और बाकी राज्यों में भी ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। एक तरफ तो इनकी योग की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, साथ ही साथ उनके दवाइयों की भी मार्केट में
खूब डिमांड बढ़ने लगी। अब इतनी सारी डिमांड को पूरा करने के लिए तो इन्हें एक टीम की जरूरत थी और साथ ही ट्रस्ट को कंपनी बनाने का समय भी आ गया था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कंपनी को रजिस्टर करवाने की फीस 13,000 रुपए थी, जो कि अभी हमें छोटा लग रहा है, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट था। बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य ने किसी तरह उधार लेकर 13,000 रुपए इकट्ठा किए और कंपनी को रजिस्टर करवाया। वैसे तो कंपनी रामदेव बाबा और बालकृष्ण आचार्य ने बनाई थी, लेकिन रामदेव बाबा में कंपनी के शेयर लेने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ खुद को कंपनी का फेस बनाया और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया, जबकि वहीं दूसरी तरफ बालकृष्ण आचार्य ने फाइनेंस का जिम्मा उठाया। धीरे धीरे रामदेव बाबा के योग शिविर में लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। अब आम लोगों के अलावा बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी भी रामदेव जी के योग शिविर में आने लग गए, जिससे कि रामदेव बाबा जी को और ज्यादा पब्लिसिटी मिली। इसके अलावा टीवी पर भी रामदेव बाबा का योग प्रसारण किया जाता था, जिससे उन्हें इंडिया के बाहर भी प्रसिद्धि हासिल होने लगी। और फिर ये प्रसिद्धि सिर्फ उनके योग तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने इस प्रसिद्धि को पतंजलि के प्रोडक्ट को लाइमलाइट में लाने के लिए भी यूज किया। रामदेव बाबा टीवी के एडवर्टाइजमेंट में तो पतंजलि को प्रमोट करते ही थे, साथ ही इन्होंने अपने योग शिविर में भी पतंजलि प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, अब इन्हें जहाँ पर भी मौका मिलता, ये वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते थे। आई एम श्योर अगर आपने रामदेव बाबा को कहीं नॉर्मल इंटरव्यू देते हुए भी सुना होगा, तो वहाँ पर वो अपने पतंजलि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हुए नहीं चूकते हैं। और ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इससे हमारे भारत का पैसा हमारे भारत में रहेगा और भारत और ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करेगा। और शायद यही कारण है कि आज अधिकतर लोगों को लगता है कि पतंजलि रामदेव बाबा की कंपनी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने ही कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन दोस्तों कंपनी का असली मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं। रामदेव बाबा तो सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और शायद 1-2% ही उनके पास शेयर है। आज पतंजलि कंपनी के 94% शेयर आचार्य बालकृष्ण जी के पास है और बाकी के 6% दूसरे शेयर होल्डर के पास। अब दोस्तों आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब कंपनी की शुरुआत आचार्य बालकृष्ण के साथ रामदेव बाबा ने भी की थी, तो फिर उन्होंने कंपनी में कोई शेयर क्यों नहीं खरीदा? तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। रामदेव बाबा लोगों में योग और आयुर्वेद के प्रति अवेयरनेस जगाना चाहते थे। इसमें उनका कोई पर्सनल लालच नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपना पूरा समय सिर्फ लोगों को योगासन सिखाने में और पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगाया। रामदेव बाबा खुद कहते हैं कि उन्हें चैरिटी में जो भी पैसे मिलते हैं, उन्हें वो या तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में लगा देते हैं या फिर योग शिविर के कामों में डोनेट कर देते हैं। वो अपने लिए एक भी पैसा नहीं रखते हैं, सिर्फ उनका जीवन चल जाए बस इतना ही। और इन्हीं की तरह ही आप आचार्य बालकृष्ण को कम मत समझिएगा। करोड़ों के मालिक आचार्य बालकृष्ण भी अपनी पूरी संपत्ति को पतंजलि और वहाँ पर काम कर रहे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 15-15 घंटे दिन में काम करने के बावजूद भी वो अपने कंपनी में कोई सैलरी नहीं लेते हैं। और शायद आज इसी का नतीजा है कि जिस पतंजलि कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए भी उधार पैसे लेने पड़े थे, वो आज 40,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुकी है। और यही नहीं, रामदेव बाबा ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी का टर्नओवर का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपए रखा है। दोस्तों अब एक आयुर्वेदिक कंपनी के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर कमाना बहुत ही बड़ी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ रामदेव बाबा और बालकृष्ण आचार्य के एफर्ट से ही अचीव हो पाया है। लेकिन इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये तो ठहरे सन्यासी, हिमालय में रहते थे, गुरुकुल में पढ़ाई करी थी। इन दोनों का बिजनेस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन इन्होंने भी भारत के गुरुकुल से पढ़ाई करी है, तो इनके पास भारत का ज्ञान है। इन लोगों को कम मत समझना। दोस्तों इन्होंने अपने ब्रांड को कामयाब बनाने के लिए 3 बहुत ही सिंपल बिजनेस स्ट्रेटेजी पर काम किया। दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एलोपैथी की तरह इमीडिएट रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर आप सिर्फ मेडिसिन की ही बात करें तो इन्हें आपको लंबे समय तक खाना पड़ सकता है, जिसमें आपके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर पतंजलि अपनी दवाइयों को महंगा बेचता तो हार्डली इन्हें कोई खरीदता, और इसीलिए पतंजलि ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एकदम अफोर्डेबल रखा।
पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट को स्वदेशी बोलकर लोगों के बीच में लॉन्च किया। इन्होंने इस बात पर हमेशा जोर दिया कि जो पैसा आप पतंजलि के प्रोडक्ट पर खर्च करेंगे वो पैसा भारत में ही रहेगा और भारत के लोगों पर ही खर्च होगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि पतंजलि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसकी जड़ी बूटियां भारत में ही मिलती हैं, इसीलिए इसके साथ लोगों की स्वदेशी भावना का जुड़ना बहुत ही आसान हो गया। पतंजलि के सक्सेस में सबसे ज्यादा रोल बाबा रामदेव का है। यही तो वजह है कि जब बात इस कंपनी या इसके प्रोडक्ट की आती है तो मन में सबसे पहले बाबा रामदेव की ही छवि उभरती है। आज शायद हार्डली ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे ये मालूम नहीं होगा कि पतंजलि कंपनी में रामदेव बाबा का कोई शेयर नहीं है। वो तो सिर्फ पतंजलि प्रोडक्ट के फेस हैं, क्योंकि बाबा रामदेव का फेमस फेस कंपनी की पहचान बन गया है और इसीलिए इस फेस वैल्यू के साथ पतंजलि दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि रामदेव बाबा की वजह से पतंजलि को पहचान मिली है। लेकिन दोस्तों, क्या आने वाले समय में भी पतंजलि इसी तरह से ग्रो करता रहेगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज पतंजलि ना बहुत सी कंट्रोवर्सीज में फंस चुका है। हरिद्वार की ही बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि पर 94 केसेस दर्ज किए हैं, जिससे इनकी सेल तो कम हुई है, लेकिन साथ में मार्केट में भी इनका नाम खराब हुआ है। और इसके अलावा पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट भी मार्केट में फेल हो गए, जिसमें सबसे बड़ा डिजास्टर इनकी कोविड किट थी, जिसको इन्हें बाद में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से लॉन्च करना पड़ा था। इसके अलावा इनके बहुत से प्रोडक्ट जो आज मार्केट में अवेलेबल है, उनकी डिमांड ना के बराबर है। आपको पता है, सिर्फ पतंजलि काऊ घी, पतंजलि केश कांति, पतंजलि केश दंत टूथपेस्ट और पतंजलि का आटा नूडल्स, यही ऐसे 4 प्रोडक्ट हैं जो कंपनी का 60% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हालांकि इन्हीं 4 प्रोडक्ट के दम पर भी आज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोवर्धन घी, डाबर और कोलगेट जैसी बड़ी कंपनीज के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन चुकी है। अब देखना मजेदार होगा कि क्या पतंजलि इन कंपनीज को कंपटीशन से बाहर करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करती है और अपनी ग्रोथ बढ़ा पाती है या फिर नहीं। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।